सर्वप्रथम अपने वक्तव्य हेतु डॉक्टर श्रीमती शंपा चौबे जी को आमंत्रित करती हूँ। आपका विषय है भारतीय स्वतंत्रता में भगिनी निवेदिता का योगदान। डॉक्टर श्रीमती शंपा चौबे जी। मंच पर आसीन, ऊर्जा से भरा ये परिसर और उस पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमद स्वामी अभ्यात्मानंद जी, सचिव रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम। मंच पर आश्रित ज्ञान गम्यानंद जी, रामकृष्ण मठ नागपुर, आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। इस परिसर की माटी मेरे लिए चंदन है, आप सभी का अभिनंदन है। इस सभागृह में इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर ओपी वर्मा जी को का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और उपस्थित सभी जनों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। विषय इस प्रकार का है, भगिनी निवेदिता। एक जर्नी है भगिनी निवेदिता की। सामने है एक ऐसे गुरु जो रामकृष्ण परमहंस हैं, जिनके आकार को छू पाना संभावना से परे है, और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद, इनका भी आकार इतना बड़ा है कि विश्व में एक पहचान बनने के बाद उन्होंने भारत की एक पहचान बना दी और ढूंढ लिया एक अपने ऐसे मानस पुत्री को, ऐसी योग्य नारी को, वो भी विदेशी भूमि से। नाम था मार्गरेट नोबल। पीछे की पृष्ठभूमि अगर नोबल की भी देखें तो उनको भी ईश्वर ने कुछ कार्य हेतु ही चुनकर इस ज़मीन पर भेजा था। माता पिता उन्हें वैसे ही आध्यात्मिक मिले और साथ ही साथ उस समय आयरलैंड में एक प्रकार का स्वाधीनता का संग्राम भी चल रहा था, और उस ज़मीन के इस स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि भी असर कर रही थी मार्गरेट के उस छोटे से बचपन के बाल्यकाल पर। बढ़ते बढ़ते मार्गरेट नोबल हर समय यही सोचा करती थी कि कोई तो ऐसे खोज है जिसके लिए मुझे बेचैनी लगती है, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं हर चीज़ को वैसा समझ पाऊँ जैसा मैं देख रही हूँ। जैसा जो दिखता है वो वैसा ही है, क्या इसकी सत्यता इतनी ही है? यह जो एक बेचैनी थी वो मार्गरेट को हर समय परेशान कर रही थी। फिर भी समय है, एक व्यक्तित्व है, विकसित हो रहा है, पढ़ लिख रहा है, समझ रहा है, दुनिया के आपाधापी में हर कुछ बात उसके ऊपर से होकर गुजर रही है, और मार्गरेट समझ रही है, सीख रही है और बढ़ रही है। उन्होंने इसी दौरान बुद्ध भी पढ़ा, उन्होंने इसी दौरान क्रिश्चियनिटी को भी बहुत ज़्यादा जाना, पर क्रिश्चियनिटी में भी उत्तर वैसे नहीं मिले जैसे कि सत्य पर और सत्य के बिल्कुल पुष्टि करने वाले हों। तो उन्होंने बुद्ध को पढ़ा, बुद्ध नज़दीक लगे, बुद्ध ने उत्तर भी दिया कई प्रश्नों का, परंतु फिर भी बात अधूरी ही रही। ऐसे ही समय पर विश्व पटल पर एक ऐसे युवा जिसने अपने वाणी से, अपनी विद्या से, अपनी बुद्धि से और अपने ज्ञान से सबको अचंभित कर दिया। बस केवल एक वो ही शब्द नहीं थे कि बहनों और भाइयों, ब्रदर्स एंड सिस्टर, यही सिर्फ नहीं था, बल्कि उसके बाद कहे जाने वाले उन सारे वक्तव्यों ने भारत को वहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया कि कहाँ है भारत, कौन है ये, कौन है विवेकानंद। जानने की इच्छा हुई और समूचा विश्व जानने को आतुर हो गया। ऐसे में ही नोबल को भी एक ऐसा व्यक्तित्व आकर्षित करता रहा। शायद यही वो भाव थे जो नौरेन को रामकृष्ण तक ले गए, और रामकृष्ण नौरेन ही कहते रह गए और दिखा दिया उनको वो ब्रह्मांड कि तुम्हें काम कहाँ करना है। विवेकानंद ने भी अपनी मानस पुत्री को, नोबेल को ये दिखा दिया कि तुम्हें निवेदिता बनना है, तुम्हें समर्पित होना है। और यही समर्पण के भाव, कुछ ऐसे भाव नोबेल के
विवेकानंद ने देखे और विवेकानंद के साथ होती हुई भेंट उनके दिमाग की वो सारी जो उलझनें थी उनको सुलझाती गई। और एक समय ऐसा मैंने पढ़ा है कि जब वो बच्ची थी तभी उनके सिर पर हाथ रखकर एक पादरी ने यह कहा था कि तुम्हारे को ऐसा एक समय आएगा जबकि तुम्हें किसी देश से बुलावा आएगा और वो तुम्हारी कर्म भूमि होगी, तुम उसके लिए इनकार नहीं करना। पिता भी मृत्यु के पहले पिता ने भी यही कहा था कि तुम्हारा जो जीवन है वह किसी कार्य हेतु है और जब यह कार्य करने का अवसर आएगा तो तुम उसे पूरे समर्पण भाव से करना। बात होती गई और मेरा विषय असल में निवेदिता को खड़ा करना नहीं, निवेदिता का परिचय भी देना नहीं, शायद वो परिचय की मोहताज भी नहीं, पर किसी बात में मतलब भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को बताने से पहले मुझे उनके व्यक्तित्व के इस बड़े आकार, इस विस्तार को बताना आवश्यक था। तो इस तरीके से भारत में विवेकानंद के प्रभाव से प्रभावित होकर नोबेल का आना हुआ, मार्गरेट का आना हुआ और आने के बाद उनके 3 घटनाएं जीवन में ऐसी घटी जिसने उन्हें पूरा परिवर्तित कर दिया। पहला तो था कि उनके आगमन पर सारे साधु संत जो कि विवेकानंद आश्रम के थे, उनमें से विवेकानंद जी स्वयं भी जो कि उनके गुरु थे, वह भी उनके स्वागत हेतु गंगा तट पर गए और गंगा तट पर वो ऐसे आगमन को देखकर कि फूलों की माला से उनका जो गला था वह पूरा भर गया, मतलब इतना स्वागत उनका हुआ, वह अभिभूत हुई। और दूसरी घटना उनकी ये हुई कि माँ शारदा से उनकी मुलाकात के लिए विवेकानंद जी उनको लेकर गए। यहाँ भी उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, परिवर्तन हुआ, एक ऐसे अपनेपन, एक ऐसी माँ को उनने देखा जो कि इस पूरे भारतवर्ष के सब कुछ दूर लग रहा था परंतु माँ पास लग रही थी। और माँ के इस अपनेपन ने और अपने गुरु विवेकानंद के एक सानिध्य ने मार्गरेट नोबेल को निवेदिता बना देने के ओर अग्रसर किया। तो इस तरीके से निवेदिता के ये कुछ प्रभावित होने वाले पार्ट थे। अब मैं आती हूँ उस विशाल व्यक्तित्व पर। विशाल व्यक्तित्व में क्या कुछ मैं खोजूं। एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थी सामने हम बहुत समय आते हैं, पर विद्यार्थी के पास एक गुण सामने दिखता है तो उसको बढ़ाने का मन करता है। तो विवेकानंद जी को तो जैसे परमहंस जी को विवेकानंद में बहुत कुछ मिला, वैसे ही विवेकानंद को सिस्टर निवेदिता में बहुत कुछ मिला। मैं तो खोजने जाऊं तो लगता है सब कुछ उनका आकलन नहीं हो पाया है। यद्यपि मैंने उनके लिए उन पर एक रिसर्च कराया है। अब कुछ दिनों में वो डॉक्टरेट की डिग्री से वो बालिका उपाधि प्राप्त कर लेगी। मैंने उनके अवदान पर यह कार्य कराया है कि सिस्टर निवेदिता का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, साथ ही साथ विदेशी महिलाएं जो उस समय की समकालीन थी उनका भी क्या योगदान रहा है। क्योंकि अपनी धरती को छोड़कर दूसरी धरती को अपना समझकर उसके लिए हृदय के बिल्कुल बॉटम तक इच्छा होना आवश्यक है और यही इच्छा निवेदिता में थी, इसलिए वो यह कार्य कर पाई। यद्यपि बहुत छोटा सा समय इनके जीवन काल का रहा, ईश्वर शायद करता ही यही है कि काम खत्म, आत्मा को ले जाता है और किसी दूसरे में शायद फिर से पुनः जागरण उसको जन्म दे देता है। इसलिए विवेकानंद जी का जन्म छोटा, निवेदिता का जन्म बहुत छोटा, परंतु इस छोटे से काल में 10 साल के इस कार्य में जबकि वो भारत में रही उस समय उन्होंने वो सब कर दिया। मैं नाम लूँ क्रांति का तो वो क्रांतिकारियों के साथ थी। क्रांतिकारियों के साथ वो इतना साथ देती थी कि वो गोपनीय बातों को जाकर भी उनके साथ बातचीत करती थी, रास्ता नहीं सूझने पर, क्योंकि ईश्वर ने निवेदिता को मेधा से भरपूर बनाया था। इतनी बुद्धिमती, इतनी समझदार, इतनी साहित्य प्रेमी, इतना अच्छा लिखने वाली, इतना अच्छा सोचने वाली और इतनी पवित्र और इतनी भरपूर ऊर्जा से भरी हुई कर्मठ। और इस कर्मठ युवती के कार्य को देखने पर, पढ़ने पर आवश्यकता है उन्हें जानने की। ऐसी भगनी निवेदिताएं बिरले ही होते हैं और ईश्वर उनको किसी कार्य हेतु ही सौंपता है और ऐसे व्यक्तित्व पर किसी महान महापुरुष की ही नज़र पड़ती है और जब तक उनकी नज़र ना पड़े तब तक वह उस व्यक्तित्व में परिवर्तित नहीं होती है।
तो सिस्टर निवेदिता, भगनी निवेदिता को नाम दिया। ये तीसरा नाम जो उनके पास जो घटना घटी वो थी विवेकानंद के द्वारा उनको दीक्षा देना। और नोबेल से ये महिला, ये नारी बन गई सिस्टर निवेदिता, भगनी निवेदिता। निवेदिता यानी समर्पण, समर्पित। तो उन्होंने कहा विवेकानंद ने, मैंने तुम्हें ईश्वर को समर्पित कर दिया। व्हाट, किस तरीके का वातावरण होगा, किस तरीके की बात वहाँ से निकल कर जा रही होगी। केवल सोच सकते हैं हम कि एक महामना जो होने जा रही है, बनने जा रही है, और एक विशाल व्यक्तित्व उनके गुरु हैं। तो ये एक जो दृश्य सामने आता है वो दृश्य बिल्कुल अद्भुत कर देता है, चमत्कृत कर देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि व्यक्तित्व को निहारूं, जानूं, उसके बारे में और जानूं। तो ये थी निवेदिता कि जिसके बारे में और जानने की इच्छा होती है। एक तरफ आज़ादी का माहौल था और इस आज़ादी के माहौल में वो दीक्षित निवेदिता को कठिनाई हो रही थी रामकृष्ण मिशन में रहकर, माने इस आश्रम में रहकर उन सारी बातों के साथ और सारे कार्य करना जिस हेतु वो बनी थी और जो कार्य उन्हें विवेकानंद ने सौंपा था। तो इन कार्यों को, जो सौंपे गए कार्यों को करने के लिए उनके पास समय भी कम था और अगर वो इस आश्रम में रह जाती तो वो एक तरफा काम कर पाती। पर वहाँ से निकलकर उन्होंने अपने उस जो उन्हें दीक्षा दी गई थी उस दीक्षा का परित्याग किया और उसके बाद वो रहते हुए, कार्य करते हुए अन्य कार्यों पर भी अपना योगदान दिया जिसके लिए विवेकानंद ने उनको देखा था। उस पैने नज़र से, उस भव्य दृष्टि से उन्होंने उसको देखा था, निर्मित किया था और उनसे कार्य की योजना, उनसे कई कार्यों की बात उन्होंने सोची थी। तो इस तरीके से निवेदिता के सामने था नारी उत्थान का कार्य, जो कि विवेकानंद जी ने उन्हें एक और एकमात्र काम दिया था कि मैंने अपने इस पूरे भारत में तुम्हारे जैसे ओजपूर्ण, विद्वता से भरी हुई और साथ ही कार्य करने की इच्छा वाली महिला नहीं देखी है, इसलिए मुझे अभी इस कार्य हेतु तुम्हें उधार लेना पड़ा। माने मुझे अपने भारत के लिए विश्व के अन्य देश से मैं तुम्हें उधार ले रहा हूँ। ये सब कार्य और ये सब भावनाएं, ये किस प्रकार वो शिष्य सोचता होगा कि कैसे नमन करता होगा और कैसे कार्य करने पर जुट जाता होगा। पर सबके साथ ये नहीं होता। बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, कई विद्यार्थी जाते हैं, पर एक दो विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जो नज़र में ऐसा लगता है कि वो कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही विवेकानंद जी ने अपनी पारखी नज़र से निवेदिता को ढूंढ लिया था। निवेदिता ने सबसे पहले तो बात यह है कि वो छोटी सी कन्या 17 साल की थी और उसने स्कूल खोल लिया था अपने देश में, परंतु यहाँ आकर भी उनको यही पहली बात मिली कि वो नारी शिक्षा, नारी उत्थान पर विशेष जोर दे। उन्होंने इसको बड़ी अच्छी तरीके से किया। बोसपारा में उनको एक टूटा फूटा सा मकान मिला, उस मकान में वह अपने पूरी भावना के साथ भारत के उत्थान के लिए, भारत की नारी के उत्थान के लिए उसने पूरी तरीके से अपने को एकजुट कर दिया, समर्पित कर दिया। जो कि उनके नाम का भाव था, जो कि उनके नाम का अर्थ था, उस अर्थ को चरितार्थ करने भगनी निवेदिता निकल पड़ी। और इस तरीके से उसने नारी उत्थान में कुछ 2 विद्यार्थियों के साथ उसने शुरू किया। मुश्किल काम था। उनके जैसे वो जाती थी तो सब कोई उन्हें म्लेच्छ कर त्याग देते थे, भगा देते थे और फिर वो उसी कार्य में जुटी रहती थी कि देखो तुम मंदिर नहीं जाते हो क्या, काली माँ के मंदिर नहीं जाते हो क्या, ऐसे ही एक बार विद्यालय भेज दो, विद्यालय भेज कर देखो शायद कुछ मिल जाएगा। ऐसा कर करके उसने इतने माने बहुत प्रयास था। आज बोलने में सरल लगता है, 2 लाइनों में उसमें व्यक्त हो सकता है, परंतु वो महिला जो विदेशी थी, जिसको कि हर कोई दुत्कार रहा था, जिसको हर कोई नहीं मान रहा था, ये तो हमारे देश की नहीं है, ये सबको ईसाई बना देगी और इस कारण से हमारा हिंदुत्व खराब हो जाएगा, हमारा हिंदुत्व रहेगा नहीं, हम इसके साथ बात नहीं कर सकते। तो इस तरीके से उनको ये सब कार्य करना पड़ा। कलकत्ता में या बंगाल में आए हुए प्लेग ने निवेदिता को फिर से दर्शाया कि जिस समर्पण का भाव इसमें देख रहे हो यह सामान्य नहीं है। मतलब छोटे से बालक के की जानकारी लेने के लिए कि प्लेग से उसकी हालत ख़राब थी, तो वो बैठी हुई थी बाहर, डॉक्टर आएंगे और उनसे पूछेंगी। तो डॉक्टर से वो बिल्कुल धूल में बैठी हुई थी, बिल्कुल ऐसे बदहोश सी और वो डॉक्टर को पूछी वो बालक कैसा है, ठीक है ना। मतलब ममता से भरा हुआ वो निवेदिता का मन कि वो सोच रही थी कि इस तरह, और वो माँ कह के, उन्हें ही मामा कह के वो मृत्यु को प्राप्त हुआ वो बालक। कहने का मतलब ये है कि ये तो एक पक्ष था जो उसके व्यक्तित्व को दिखाना चाहती थी, पर दूसरी तरफ एक पक्ष है
कि उसकी विद्वता, उसकी लेखनी, उनकी विद्वता, उनका स्वाधीनता संग्राम में जो सेनानी थे उनके साथ पग पग पर साथ, यानी गांधी जी ने उन्हें कहा कि हिंदू धर्म को जानना है तो निवेदिता को जान सकते हैं। वो बिल्कुल वैसे ही सारी चीज़ें, सारी बात करती है। तो ये सारी बातें जो थी वह निवेदिता को हमारे सामने ऐसे खड़ा करती है कि एक तरफ स्वाधीनता संग्राम के संग्रामी, जिसमें कि गांधी जी, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, जिसमें कई सारे ऐसे क्रांतिकारी, जिसमें हमारे महर्षि अरविंदो, इनके साथ साथ वो बिल्कुल ऐसे रहती थी, उनके साथ बात करती थी, उनके साथ विचार करती थी और उन्हें विचार प्रदान करती थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक तरफ वो क्रांतिकारियों का साथ दिया, दूसरी तरफ उसने सेनानियों का साथ दिया और कई प्रकार से सिस्टर निवेदिता ने अपने अंतिम समय तक भारत की आज़ादी के लिए भारत के नव युवकों को कहा कि जागो, तुम्हारे देश में सब कुछ है। स्वदेशी आंदोलन में उनका अपना सर्वस्व उनने दिया, अपने विचार उनने दिए। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओगे तो ही स्वदेश की भावना जागृत होगी। जब तक तुम अपने देश के हर चीज़ को अपना नहीं मानोगे, तब तक के तुम्हें कुछ भी चीज़ राष्ट्रीयता के तुम नज़दीक भी नहीं जा पाओगे। इस तरीके से उस महिला ने भारत के इस धरती पर इतना कुछ दिया, इतना कुछ किया, पर उनके आकलन पर हम अभी भी कंजूस हैं। हम अभी भी उनको उस तरीके का ओहदा नहीं दे पाए और मैं तो सोचती हूँ कि सब उनका नाम जानते भी नहीं हैं, जिनको जानना चाहिए। वैसे हम बहुतों का नाम नहीं जानते जिनका योगदान है, पर भगिनी निवेदिता क्योंकि दूसरे देश से आकर अपने को साबित करने वाली एक ऐसी महिला थी। इसके बाद विवेकानंद के साथ साथ रहकर, यद्यपि विवेकानंद ने उनको राष्ट्रीय आंदोलन के लिए और भारतीय राष्ट्रीयता के लिए ही सबके बीच जाकर, घर घर तक जाकर उसने अपने इन कार्यों को पूरा करने के लिए कार्य किया और स्वाधीनता संग्राम के भंग के समय उसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। स्वदेशी आंदोलन में उसने अपनी बड़ी भूमिका अदा की। कांग्रेस के अधिवेशन में वह जाया करती थी और हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के स्वदेश माने अपने देश के राष्ट्रीय संग्राम में योगदान देने वाले सभी लोग जो कि बड़े नाम थे, वो सब उस बोसपाड़ा के छोटे से घर में जाया करते थे। और यह जो स्कूल था उनका, उसमें विवेकानंद का आना, माँ शारदा का आना, ये बताता है कि एक समय यह स्कूल 2 विद्यार्थियों से शुरू हुआ और आज वो विद्यालय महाविद्यालय का नाम महाविद्यालय है और वहाँ पर पता नहीं हजारों बच्चियाँ पढ़ रही हैं। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो कुछ वो पढ़ा रही थी, उनका मानना ये था कि कोई भी राष्ट्र केवल राजनीति से, केवल राष्ट्रीय भावना से केवल नहीं बढ़ सकता, बल्कि उसके राजनीतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय, कला, इतिहास और आर्थिक, इन सभी पक्षों में हमें मजबूत होना होगा। और हम जब इन सभी पक्षों में मजबूत होंगे तभी हम अपने राष्ट्र को, अपने राष्ट्र प्रेम को दर्शा सकते हैं। तो पहला तो उन्होंने नारी उत्थान, दूसरा उन्होंने युवकों के लिए। हम अब अगर आज के परिप्रेक्ष्य में सिस्टर या भगिनी निवेदिता से कुछ सीख सकते हैं तो क्या? हम सीख सकते हैं कर्मठता, हम सीख सकते हैं निस्वार्थ देश प्रेम, हम सीख सकते हैं गुरु के प्रति सच्ची और सच्ची ईमानदार अप्रोच, एक उन तक पहुँच। हम सीख सकते हैं अपने गुरु के कहे गए वाक्यों को अक्षरशः सांस रहते तक पालित करना। इसलिए दार्जिलिंग के उस जगह पर जहाँ पर उन्होंने अपना प्राण त्यागा, उस जगह पर भी लिखा है कि ये सिस्टर निवेदिता यहाँ है और यहीं से कार्य हो रहा है। वो जागृत जगह अपने कार्य कर रही हैं। हम सीख सकते हैं नारी उत्थान की बातें, जो उन्होंने सिखाया उसको आगे बढ़ाने का काम तो किसी कंधे पर हुए, वो कंधे आज के युवा हैं। और इन युवाओं को ये मत सोचिए कि आज वो सब काम स्वाधीनता संग्राम के ही समय का था, बल्कि आज ये समय और भी ज़्यादा कठिन है। इस समय पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पर हमको पढ़ाई के माध्यम से, विचार के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से हमें ध्यान करना होगा। हमें अपनी सोच पैदा करनी होगी, क्योंकि ये देश बड़ा अनोखा है। भारत की भूमि बड़ी अनोखी है। कई प्रकार के लोग यहाँ निवास करते हैं, जाति प्रजाति
आदिवासी ट्राइब्स और अन्य अन्य प्रकार के लोग, कई प्रकार के यहाँ पर लोगों की भावनाएं हैं, धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ पर सब कुछ आसानी से नहीं निभ सकता। परंतु हमें केवल ये चीज़ याद रखना है कि आज़ादी का ये जो 75वां वर्ष अमृत महोत्सव, हाँ महसूस करिए एक महोत्सव, जब महसूस नहीं करेंगे तो उत्सव लगेगा ही नहीं। तो 75वीं वर्षगांठ मनाने में जिन महापुरुषों ने, जिन छोटे छोटे लोगों ने, जिन सबॉल्टर्न लोगों ने, जिन महिलाओं ने, जिन युवाओं ने, जिन बालकों ने, छोटी उम्र का तो था खुदीराम, एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी बोला था ना उसने, कि फांसी को लगते समय भी बोला था, हाशी हाशी पोड़बू फांसी देखबे भारतवासी, यही तो कहा था उसने। 13 साल का था, छोटा सा था, फिर भी सोचता था भारत माँ के लिए प्राण देना एक सर्वस्व काम है। यही निवेदिता सोचती थी, भारत माँ के लिए कार्य करना, और उस जिस बात के लिए, जिस कर्तव्य बोध के लिए मैं इस जगह पर जाने के लिए मतलब आई हूँ, उस काम को तो करके ही जाना है। और उस काम को करने के लिए ही भगिनी निवेदिता एक ऐसा आकार जिसको जितना देखेंगे आप उतना ज़्यादा वो प्राप्त होती जाएंगी, जितना महसूस करना चाहेंगे आप उतने वो शिक्षा और ज्ञान देती जाएगी। मैंने मुझे तो ऐसे ही लगा कि एक महिला शिल्पियों का उत्थान सोच रही है, एक महिला नंदलाल बोस को बोल रही है भारत के चित्र बनाओ, अजंता एलोरा के चित्र बनाओ, ऐसे चित्र बनाओ जिसमें भारत का उत्थान दिखता हो। क्या बात थी, मतलब हम क्यों नहीं सोच पाते? हम तो जन्मे यहाँ हैं, हम तो, हमारे को तो माता पिता यहीं भारत की कोख मिली है, तो हम क्यों नहीं सोच पाते? समय है सोचने का। मेरा केवल भगिनी निवेदिता की केवल इस बात को मैं आपके साथ आह्वान के साथ आपसे एक कर्तव्य की बात, कि आपका ये कर्तव्य है कि अपने देश के लिए आप ऐसे ही सोचें कि मैं अपने देश के लिए एक ऐसा नागरिक हूँ जिसको मैं एक भी बहुत हूँ, क्योंकि एक से ही तो और एक विचार आता है, और विचारों पे ही तो धरा टिकी है, और भारत विचारों का देश है। और इन विचारों में केवल अभी बात हम अपने परिवार तक न रहें, बल्कि हम राष्ट्र को सोचें। यही अगर हम सोचें तो ये सिस्टर निवेदिता के लिए हमारी देन होगी। अंत में मैं उनके एक जो विचार है, जो मुझे ऐसा सर्वश्रेष्ठ लगता है, उसके साथ इसको अपने वक्तव्य को मैं सोचती हूँ कि मैंने वो बात जिसे कहना चाहा था, मतलब कहना चाहूँगी विदेशी थी, परंतु करजन के पास भी खड़ी हो गई थी। जब विश्वविद्यालय का कानून बन रहा था तो वो करजन के पास भी खड़ी हो गई थी और भारतीयों को बोला कि सारे अधिवेशन में जो बैठे थे चुप क्यों थे? चुप रहने की जगह है क्या? तुम्हारे देश की बात हो रही है, कोई करजन के देश की बात नहीं हो रही, तुम्हारे देश की बात हो रही, क्यों चुप थे? बोलना चाहिए ना। फिर उन्होंने अपनी जो लेखनी में वो माहिर थी, अपने लेखन शक्ति से उसने उसे अपने पत्रकारिता के माध्यम से बहुत सारे पत्रों में वो लिखती थी, बहुत सारे पत्रिकाओं की वो कई जगह तो उन्होंने संपादन का कार्य भी किया। जब कोई जेल चला जाता था तो इन्हें ये कार्य सौंप के जाता था। तो आपको मैं बस यही बताना चाहूँगी कि कई विधाओं, कई गुणों और जिन चीज़ों को हम देखना चाहे, एक विदुषी महिला, एक कर्तव्यनिष्ठ महिला, एक राजनीतिक महिला, एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत महिला और एक गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण, ऐसे भावों से भरी हुई मैं शायद थोड़ा ही कुछ बता पाई हूँ सिस्टर निवेदिता के बारे में, भगिनी निवेदिता के बारे में। बाकी मैं चाहूँगी कि आप पढ़ें उन्हें, आप जानें उन्हें, वो जानने योग्य हैं। उनके जानने से कहीं ना कहीं तो व्यक्तित्व का विकास होता ही है। उन्होंने एक जगह पर ऐसा लिखा है कि हे भारत माता, हम वर्षों से आपके पश्चात की आवाज़ सुन रहे हैं, जो पृथ्वी के हर क्षेत्र में आपके चरण कमलों को स्पर्श कर रहे हैं। ये सभी प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ, काव्य, देवालय हम तुम्हारे चरण कमलों के चिन्ह ही तो हैं। सत्य की खोज तथा अपने अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष आपके पद चिन्ह ही हैं। जय विवेकानंद, जय भगिनी निवेदिता, जय हिंद, जय भारत।